बॉबी टॉकीज कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म, टेलीविजन सीरियल और डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक जयदेव चक्रवर्ती से। इनसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने और ये है इस कार्यक्रम का पहला भाग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मंदाकिनी जोशी। विविध भारती के स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने फीचर फिल्म्स, टेलीफिल्म्स, एड फिल्म्स, टीवी सीरियल्स, म्यूजिक वीडियोस और कॉर्पोरेट फिल्म्स और साथ ही डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्देशन किया है और कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी उन्होंने काम किया है। आप हैं मशहूर डायरेक्टर जयदेव चक्रवर्ती। विविध भारती के स्टूडियो में जयदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा हूं और बहुत खुश हूं कि आप लोगों के समक्ष आज मैं यहाँ बैठा हूं विविध भारती में, जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिन्होंने बहुत सी जिंदगियों को बनाया है, उनको हंसाया है और एक तरह का इंस्पिरेशन है। ये रेडियो जो है वो हर पल आपके साथ रहता है, चाहे वो आप कार में हो, चाहे आप कहीं भी हो। तो ये एक तरह से आप लोगों को हमेशा हमेशा एक इंस्पायर करता है, बड़ा इंस्पायरिंग है। और इसमें जो सॉन्ग्स आते हैं जो फिल्मों के, वो तो चार चांद लगा देते हैं। जी, तो हमें खुशी है कि एक इतना बड़ा डायरेक्टर भी विविध भारती को सुनता है और पसंद करता है। जी, मुझे तो रादर इस बात की बहुत खुशी है कि आई एम इनवाइटेड ओवर हियर। और जैसे मैंने एक बार अपने फादर को अपनी फिल्म थिएटर में जाकर दिखाई थी, तो मुझे जो आनंद मिला था, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने इस इंटरव्यू द्वारा मैं अपने कई हजारों दोस्तों को और श्रोताओं को मैं और अपने शहर के लोगों को खुश करूंगा, है ना, कि भाई ये आप फाइनली ये विविध भारती पे भी आए हैं। इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी। शुक्रिया सर जी। तो जयदेव जी, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो पता चला कि आपने ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट्री, डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स और LLB किया है। तो साइंस का H2O और डिप्लोमा, या कहने चाहिए कि लॉ का बेसिक पढ़ते पढ़ते आप फिल्मी दुनिया में कैसे आ गए? ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि मेरे फादर एक मशहूर ड्रामा डायरेक्टर थे। अच्छा। और उन्होंने कई प्लेस डायरेक्ट किए, कई 100 शोज किए उनके, और कई मशहूर कलाकार उनके निर्देशन में काम कर चुके हैं और अभी भी वो फिल्मों में और स्टेज पे कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। जी। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया बचपन से, क्योंकि उनके साथ मैं स्टेज करता रहा, बैक स्टेज करता रहा। उनके साथ बहुत सारे मैंने कंटेम्प्रेरी, एब्स्ट्रैक्ट और कॉस्ट्यूम ड्रामाज मैंने प्लेस किए, जिसमें हमने म्यूजिक किया, हम लोगों ने साउंड किया, लाइट्स किया। तो एक बेसिक ट्रेनिंग जो मुझे मिलनी थी, मुझे मिल चुकी थी। अब मेरा रुझान फिल्मों की तरफ था, क्योंकि आप जानते हैं जब आदमी की उम्र टीन्स में होता है तो उसको मीडिया बहुत अट्रैक्ट करती है। और सिनेमा उस वक्त ऐसा था कि सिनेमा भी एक स्वीट डिश की तरह हुआ करता था, जो कभी कभार मिला करता था हम लोगों को, क्योंकि टीवी उस वक्त था नहीं। और हम सिनेमा हॉल में जाकर ही, थिएटर में जाकर ही फिल्में एंजॉय करते थे। तो हम लोगों ने जब थिएटर में डिस्कवर किया कि हाँ ये क्रिएटिविटी है, तो धीरे धीरे रुझान हुआ सिनेमा की तरफ और मैं फिर सिनेमा की तरफ चला आया। शुरू में एतराज था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो पिताजी ने भी एतराज किया। पिताजी ने कहा कि भाई आप इसको एज एन आमेचर आप इसको ले लीजिए, आप प्रोफेशनल में मत जाइए, मत बनाइए। लेकिन अब यूं था कि जब कोई जिद आदमी या जुनून कह लीजिए ठान लेता है, तो आदमी फिर कर जाता है। तो वो स्टेज में हम भी मुंबई आए और आने के बाद हमने कुछ अच्छे निर्देशकों के साथ हमने काम किया, जैसे इस्माइल श्रॉफ साहब हैं, जिन्होंने थोड़ी सी बेवफाई आहिस्ता आहिस्ता बनाई। उनके साथ मुझे पुलिस पब्लिक, निश्चय, जिद, ये मज़दार जैसी फिल्मों में उनको असिस्ट करने का मौका मिला। उसके बाद मैंने संजय खान साहब को द ग्रेट मराठा में असिस्ट किया और उन्होंने मुझे एज ए डायरेक्टर भी ब्रेक दिया। जी बिल्कुल, इस पर हम चर्चा करेंगे भी आपसे और पूछेंगे भी कि आपका ये जो पड़ाव है वो कैसा रहा। तो आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर कह सकते हैं, फिलहाल तो हम इसी पर बात करते हैं। और बतौर डायरेक्टर आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? जी, वो फिल्म का जो दौर था उस वक्त, वो ऐसा था कि सिर्फ और सिर्फ फिल्में ही बना करती थी मुंबई शहर में, टेलीविजन तो था भी नहीं। और उस वक्त काम मिलना बहुत मुश्किल भी था, क्योंकि बहुत कम लोग थे इस इंडस्ट्री में। फिर भी हमारे जो डायरेक्टर हैं इस्माइल श्रॉफ साहब, किसी के थ्रू मैं उनको मिला और उन्होंने मुझसे एक ही शर्त रखी कि माय असिस्टेंट शुड बी ए ग्रेजुएट। किस्मत से मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री थी और वो वहां पर काम आ गई। तो पहली बार उन्होंने पुलिस पब्लिक का तब पोस्ट चल रहा था, जिसमें नसीरुद्दीन शाह साहब और राजकुमार साहब थे। उस फिल्म में मेरे को एज ए बतौर
सहायक निर्देशक उन्होंने चांस दिया। उसके बाद फिर उनके साथ मैंने 3-4 फिल्में और की और बहुत सारी बारीकियां सीखने को मिली। और सिनेमा में किस तरह से स्क्रीन प्ले पे काम किया जाता है, किस तरह से कैमरा से एक्सप्रेशंस जो है कैद किए जाते हैं, ये सब बहुत कुछ सीखने को उनसे मिला मुझे। और डिसिप्लिन, इस्माइल साहब को डिसिप्लिन के लिए जाना जाता था कि भाई जब काम के वक्त काम कीजिए और जब मस्ती के वक्त मस्ती कीजिए। जी। तो असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में आपने कई फिल्मों में काम किया। आपने फिल्म साजन को असिस्ट किया है ना, और बहुत सारी फिल्में आपने भी बताई। तो बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने काम किया। सलमान खान की बात करें, माधुरी दीक्षित है, नसरुद्दीन शाह हैं, इन सभी के साथ काम करने का ये शुरुआती अनुभव कैसा रहा जब आप बिल्कुल नए थे? देखिए, एक छोटे शहर से जब इंसान आता है, मैं देहरादून का रहने वाला हूँ, और जब हम भी वहाँ पर सिनेमा हॉल में इन लोगों को देखा करते थे, जब सामने समक्ष देखा तो ऑब्वियसली एक क्रेज बनता है। लेकिन क्योंकि मैं थिएटर वर्ल्ड से था तो मुझे एक चीज पता था कि है ये कलाकार और अदाकारी से ही पहचाने जाते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में था। लेकिन हाँ, उनका ऑरा डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमको हिट करता था। मतलब कौन से प्लैनेट से आए हुए लोग हैं कि वो इनको इतने लोग जानते हैं, इतने लोग पहचानते हैं, इतने लोग अनकंडीशनल लव करते हैं, प्यार करते हैं ना, इन्होंने कभी किसी को देखा नहीं, फिर भी वो उनसे इतना लगाव है, इतना प्यार है। तो एक चीज वो जरूर मेस्मराइज करता है इंसान को, अट्रैक्ट करता है। तो वो मैं भी अट्रैक्टेड हुआ उस वक्त। लेकिन क्योंकि उस वक्त मेरी भी उम्र बहुत कम थी और मेरे अंदर भी बहुत पैशन था काम करने का, तो वो मैं समहाउ उन लोगों के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई, यूं कहिए। उनके साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हुआ। जबकि मैं हमेशा मेरे पूरे ग्रुप में एक्टर्स का सबसे चहेता मैं ही होता था। मैं ही उनको स्क्रिप्ट देने जाता था। इवन श्रीदेवी मैडम के साथ मैंने एक फिल्म की जिसमें स्क्रिप्ट देने मैं ही उनके पास जाता था और कोई दूसरा असिस्टेंट नहीं जाया करता था। वो मुझे स्पेशली मुझे बुलाती थी क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी थी, मैं हिंदी बेल्ट से हूँ। तो मुझे वो हिंदी में कहती थी, आप हिंदी में उच्चारण बताइए मुझे। तो मैं खुद, और वो बहुत मेहनती लेडी थी, बहुत मतलब उनका जो स्तर था एज ए कलाकार वाज मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है। उनको वो शौक था कि उच्चारण को करेक्ट तरह से प्रोनाउंस करें, करेक्ट तरह से वो इन चीज़ों को वो डिलीवर कर सकें। तो मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने का। और आज भी मैं उन मोमेंट्स को मैं चेरिश करता हूँ जब मैंने उनके साथ काम किया। जी बिल्कुल। इसके अलावा आपने फिल्म निश्चय की बात करी और जिद फिल्म है, मझधार है, पुलिस पब्लिक की बात अभी आप कर ही रहे थे। फिल्म राजकुमार है और उसमें भी नसरुद्दीन शाह थे आपके साथ, काम किया उन्होंने। माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, संजय मिश्रा थे। और मेरी बीवी का जवाब ने, ये फिल्म जैसा कि आपने कहा श्रीदेवी जी के साथ की। मोहब्बतों का सफर जिसमें इमरान खान, रजा मुराद, अरुणा ईरानी थे। तो ये सभी फिल्में करने का अनुभव क्या रहा? इतने बड़े लोगों के साथ आपने जब काम किया तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा आपने कहा अनुशासन सबसे, जी हाँ, डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है। और साथ साथ जो स्किल है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि स्क्रिप्ट को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं सेलुलॉइड पर, और सिनेमा ऐसी जगह है, ऐसा जगत है जहां पर हम अपने एक्सप्रेशंस जो हैं वो हजारों करोड़ों के सामने रखते हैं। तो हमें बहुत एहतियात बरतना भी पड़ता है। हम कहीं भी गलती नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हम लोगों को वॉच किया जा रहा है ना, और हमारी जनरेशन्स हमको देख रही है। तो हमारा एक गलत कदम जो है वो उनको भी भटका सकता है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है फिल्म मेकर की जो हम भी निभाते हैं कि भाई कभी भी हम कोई गलत चीज ना दिखाएं, ऐसी चीज ना दिखाएं जो आउट ऑफ बॉक्स अलग चीज है। देखिए, आउट ऑफ बॉक्स हम सब इनोवेटिव काम करना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि कोई नई चीज हम दिखाएं। पब्लिक को नई चीज पसंद है, लेकिन हम ऐसा कोई काम नहीं कराते जो सामाजिक नहीं हो। जी बिल्कुल। और जिसमें हम परिवार के साथ मनोरंजन ना देख सके, ऐसा हम कभी कोई काम नहीं करते। तो इन चीजों का हमको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और हमने सीखा भी यही चीज है। जो हमारे सीनियर्स हैं जिनके साथ भी मैंने काम किया, जब हम कोई चीज गलती कर लेते थे शूटिंग में तो हम डबिंग में उसकी करेक्शन करते थे। तो हम लोगों को बताया जाता कि एक्टर्स ने यहाँ पर जो है ये नुक्ता नहीं लगाया, यहाँ उनको ये लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम थी। तो हम लोग वो चेंजेस करते थे। तो उसने हमको बहुत कुछ सिखाया कि आप स्क्रिप्ट में किस तरह से चेंज कर सकते हैं, किस तरह से आप प्रोजेक्शन दे सकते हैं किसी एक्टर का, किस तरह से आप फिल्म का नैरेटिव चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार कोई सीन होता नहीं है, लेकिन हम किसी कमेंट्री के माध्यम से या किसी एक सीन के माध्यम से हम उसका रुख बदल लेते हैं। तो ये सीखने को मिला हमको फिल्म मेकिंग के दौरान ही। जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। फिलहाल हम आपकी पसंद का एक गीत सुनते हैं। जी, आप अपनी फिल्मों से भी सुन सकते हैं और दूसरी फिल्में जिन्होंने आपको बहुत ही इम्प्रेस किया
तो कोई गीत जो आपको बेहद पसंद है? जी बिल्कुल, ये गीतों का जो सिलसिला है वो ऐसा है कि शायद मैं फिल्मों में गीतों की वजह से ही आया हूँ जी, क्योंकि गाने जो है ना बहुत बड़ा रिकॉल फैक्टर है। आप देखिए, आपको फिल्मों के शायद डायलॉग याद नहीं होंगे, आपको कहानी याद नहीं, लेकिन गाने और गानों से ही आप जितने भी हमारे स्टार्स हैं आप उनको गानों से ही जानते हैं। तो ऐसे ही एक फिल्म हमने जिसमें काम किया था वो निश्चय थी, जिसमें ओपी नैयर साहब का म्यूजिक था और हम नैयर साहब के सामने रिकॉर्डिंग किया, वो भी एक बड़ा एक्सपीरियंस था हमारी लाइफ का। तो वो फिल्म का गाना था किसी हसीन निगार की तलाश है। क्या बात है। जो अगर आप सुना देंगे हमारे श्रोताओं को तो शायद वो भी खुश हो जाएं। जी, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। किसी हसीन यार की तलाश है, यही तो दिन है प्यार के बहार के, कि मुझको मेरे प्यार की तलाश है, किसी हसीन यार की तलाश है। नजर करार की तलाश है, यही तो दिन है प्यार के बहार के, कि मुझको मेरे प्यार की तलाश है, किसी हसीन यार की तलाश है। जिंदगी को जो मेरी संवार दे, जवां जवां शबाब की बहार दे, यार मेरा ऐसा हो के प्यार दे, जो मैं चाहूं मुझको बार बार दे। हसीन यार की तलाश है, यही तो दिन है प्यार के बहार के, कि मुझको मेरे प्यार की तलाश है, किसी हसीन यार की तलाश है। ये तो बात हुई आपकी वो जहां आपने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया, और अब हम आते हैं जहां एज डायरेक्टर आपने फिल्मों का निर्देशन किया है। तो आपकी एक फिल्म आई वी आर फ्रेंड्स, केसी बोकाडिया की फिल्म थी ये, और इसमें जैकी श्रॉफ, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, गोविंद नामदेव जैसे बहुत बड़े बड़े कलाकार काम कर रहे थे। तो ये फिल्म आपको कैसे मिली, किस तरह की फिल्म थी, क्या अनुभव रहा इस फिल्म का आपका? जी, ये फिल्म मुझे बप्पी लहरी साहब ने दिलवाई है। अच्छा। मैं उनका आभारी हूँ। मैंने एक फिल्म बनाई थी बंगाली में, रक्त बंधन, उस पर भी हम बात करेंगे। जी, तो वो फिल्म बहुत बड़ी हिट रही बंगाल में जी। और बप्पी दा का म्यूजिक तो कमाल था उसमें। बप्पी दा ने कमाल का म्यूजिक दिया, बड़े बड़े सिंगर्स ने गाए उन गानों को, और उस फिल्म में प्रसेनजीत रोनित रॉय थे। तो वो फिल्म के हिट होने के बाद मुझे उन्होंने बप्पी दा ने कहा कि केसी बोकाडिया साहब एक बंगाली पिक्चर बनाना चाह रहे हैं, तो क्यों ना आप उनसे मिल लीजिए, क्योंकि वो इस वक्त चाह रहे हैं कोई स्टोरी पे काम करना चाह रहे हैं।
तो मुझे उन्होंने मिलवाया, उनके बंगलों में ही मिलवाया उन्होंने। और मैं बुखाड़े साहब से मिला। बुखाड़े साहब जैसे कि बहुत सिंपल इंसान है और इतने बड़ी बड़ी फिल्में बना चुके हैं, तो उन्होंने मेरे से कहा ठीक है हम लोग एक बांग्ला पिक्चर बनाते हैं, आप कोई कहानी ढूंढिए। तो हमने एक कहानी उनको बताई, उनको पसंद आई। फिर हम कोशिश में लगे कि भाई वो कहानी बनाने के बाद फिर एक्टर्स को अप्रोच किया जाए, जैसे हमारे यहाँ होता है। तो लाइन ऑफ एक्शन था। तो जब मैं कई एक्टर्स से मिला जाकर, तो अब डेट की समस्या आई और फिर हमारा बंगाल और मुंबई का एक दूरी है जो मुश्किल है, काफी दूरी है काफी। और क्योंकि मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से हूं तो मैं बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से तो हूं नहीं, तो ऐसा तो मुझे एक झिझक तो थी मैं वहां के काम करने। तो मैंने ये बुखाड़े साहब से मैंने कहा सर ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तब उन्होंने मुझे हिंदी फिल्म ऑफर की। उन्होंने कहा आप एक हिंदी फिल्म बनाइए चले हमारे लिए। अच्छा। क्योंकि मेरा पेपर वर्क इतना स्ट्रांग था कि वो देख के बड़े इंप्रेस हुए वो। उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए क्यों ना एक हिंदी फिल्म बनाइए। तो उन्होंने मुझे एक हिंदी फिल्म जो ये ऑफर की, उसमें हमने एक कहानी हम लोगों ने फिर आइडेंटिफाई की, क्योंकि उसके लिए भी एक काफी शोध कार्य होता है, ढूंढना होता है। तो हमने एक कहानी आइडेंटिफाई की। उसके बाद फिर हमारी कास्टिंग शुरू हुई। फिर म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात आई। इनिशियली वपीदा चॉइस थे हमारे, क्योंकि बुखाड़े साहब आनंद मिलिंद के साथ काम कर चुके थे। आनंद मिलिंद जी ने बहुत मेलोडियस म्यूजिक दिया था इन पास्ट। तो उनका कहना था कि इस फिल्म में मेलोडी चाहिए मुझे जो आनंद मिलिंद दे सकते हैं। तो आनंद मिलिंद जी फिर आए, फिर हम लोगों ने गाने लिखवाए और बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी वो भी, बिकॉज क्योंकि जब हम फिल्में बनाते हैं और जब उसमें गाने होते हैं तो वो एक अलग तरह का गूज़बम्प्स देते हैं हमारे को। बिल्कुल सर। आज भी अगर आप फिल्में पुरानी देखेंगे और नहीं भी, तो मैं समझता हूँ कि 50% ऑफ योर बैटल इज वन इफ योर सॉन्ग्स आर गुड। गाने अगर आपके अच्छे हैं तो फिल्म तो आपकी 50% फिल्म बॉक्स ऑफिस में चलेगी। और इसकी कई मिसालें हैं, जैसे नाम लेने के लिए कई फिल्में हैं। लेकिन वो फिल्में शायद कहानी से ज्यादा म्यूजिक पे चली, अपने गानों की वजह से चली हैं। तो मैं भी काफी एक्साइटेड था फिल्म को लेकर, क्योंकि ये फिल्म जो मुझे हिंदी फिल्म मिली और अपने आप में एक बड़ा ब्रेक था मेरे लिए। फिर मैंने जैकी दादा को अप्रोच किया। फिर मैंने तमाम सब, जैसे आपने अभी हम लोग बात कर रहे थे, बड़े एक्टर्स की साथ में जिन्होंने काम किया, मोहन जोशी, गोविंद नामदेव साहब हैं, असरानी जी हैं। तो ऐसे वेटरन्स के साथ काम करने का मौका मिला और लकीली उन सब लोगों ने एग्री किया कि वो मेरे साथ काम करेंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ी चीज होती है और एक तरह का एंडोर्समेंट होता है कि जब स्टार खास तौर पे किसी डायरेक्टर के साथ काम करता है, या डायरेक्टर कोई बड़ा डायरेक्टर किसी एक्टर के साथ काम करता है, तो एक तरह का एंडोर्समेंट होता है कि हम आपके काम के, हम आपके इसके स्किल के कदरदान है, इसके लिए हम आपके साथ काम कर रहे हैं। तो ये मुझे एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला उनके साथ काम करने का और सीखने का भी, और कई इंटरेस्टिंग वाकया भी हुए इस दौरान। लेकिन ये एक बड़ा ब्रेक था मेरी लाइफ में, जो मैंने शायद सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा। और फिर फाइनली जब फिल्म रिलीज हुई तो वो भी मेरे घर वालों के लिए एक बड़ा एक तरह का अचीवमेंट था, मेरे फादर के लिए भी। तो मेरे फादर को मैंने फिल्म दिखाई बॉम्बे में, इन्फिनिटी मॉल में जब दिखाई, तो मेरे फादर बहुत इमोशनल हो गए। तो मुझे हक करके वो रोने भी लगे थोड़ा सा। तो ये एक बड़ा ऐसा रिएक्शन था जो लाइफ में हमेशा याद रहेगा मुझे। जी बिल्कुल सही कहा। और ये फिल्म काफी अच्छी कहानी थी। जी हाँ, इस फिल्म की कहानी स्कूल की कहानी थी और इस फिल्म को 3.5 स्टार्स भी मिले टाइम्स वालों ने। अनफॉर्चुनेटली फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई। अनफॉर्चुनेटली फिल्म को क्या हुआ कि उस वक्त बॉक्स ऑफिस में कुछ बड़ी फिल्में रिलीज हो गई। तो हमारा जो सिनेमा का जो बिजनेस है वो डिपेंड करता है कि आपके सामने कौन सी फिल्में रिलीज हो रही हैं। हम मोस्टली जो हमारे बिजनेस गुरु हैं वो हमको सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ा स्टार है, तो आप मत रिलीज करिए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई हमको बिजनेस गुरु उस वक्त मिला नहीं और हमने बड़ी बड़ी फिल्मों के सामने इसको रिलीज कर दिया। क्रिटिक्स ने हमको अच्छा एडमिरेशन दिया, लेकिन बॉक्स ऑफिस में हम लोग कामयाब उस लेवल पे नहीं हो पाए। हालांकि फिल्म बहुत महंगी फिल्म नहीं थी, बहुत रीजनेबल फिल्म थी, क्योंकि बुखाड़े साहब थोड़ा क्लासिक फिल्म थी आपके हिसाब से, एक अलग कहानी थी और फैमिली एंटरटेनर थी। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं वैसे जिस फैमिली से मैं बिलोंग भी करता हूं, कि हमारे यहाँ एक बड़ी मान्यता दी जाती है परिवार को और फैमिली को। तो हम लोग उस वैसी कोई काम करते ही नहीं है जो फैमिली को इन्वॉल्व ना कर सके हम लोग। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये तो बात हुई आपकी पहली फिल्म जो आपने एज ए डायरेक्टर साइन की थी और उसका अनुभव आपका बहुत अच्छा रहा। प्रसाद शेट्टी की एक बांग्ला फिल्म जिसका आप जिक्र कर रहे थे, रॉक टू बंधन, आपके डायरेक्शन में ये फिल्म बनी है। तो ये आपकी बंगाली भाषा की पहली फिल्म थी और ये फिल्म बनी उसके बाद, जैसा कि आपने कहा कि पहले आप थोड़ा असमंजस की स्थिति में थे, बाद में इस फिल्म को आपने एज ए डायरेक्टर बनाया। जी, बांग्ला पिक्चर हम लोग बना रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर।
अच्छा। और उस वक्त हमारे जो डायरेक्टर हैं श्याम बेनेगल साहब, वो फिल्म बना रहे थे द फॉरगॉटन हीरोज जी। तो वो बना रहे थे, सहारा के लिए फिल्म बना रहे थे, और वो कोइंसिडेंस था कि हम भी बना रहे थे और वो भी ऑलरेडी वो फ्लोर पे थे। तो हम लोगों ने फिर रिस्क नहीं लिया। तो हमारे प्रोड्यूसर प्रसाद शेट्टी ने बोला यार ऑलरेडी ये फिल्म बन रही है तो हम रिस्क नहीं लेंगे। तो हमने फिर एक जो है एक अलग तरह की कमर्शियल कहानी सोची, और वो कहानी पर हमने ये रक्तबंधन फिल्म बनाई, जो दो भाइयों की कहानी थी। इसमें प्रसन्नजीत और रोनित रॉय तो थे ही थे, उसके अलावा एक बहुत वेटरन कलाकार थे हमारे बंगाल के, जिन्होंने सत्यजित रे के साथ भी काम किया है। अच्छा। उनका नाम है रंजीत मल्लिक साहब। अच्छा जी। तो ये एक बहुत बड़े एक्टर हैं, वो अभी भी उनकी बेटी कोयल मलिक वहाँ की बहुत बड़ी स्टार है इस वक्त। और रंजीत दा भी बहुत रिस्पेक्टेड और बहुत ही डिग्निफाइड और बहुत ही कमाल के एक्टर हैं बंगाली फिल्मों के। तो उन्होंने भी इस फिल्म में बहुत एक अहम किरदार निभाया है। और वो मुंबई आए शूटिंग करने के लिए, क्योंकि इसकी 60% शूटिंग मैंने मुंबई में की, क्योंकि इसके सारे टेक्नीशियंस मुंबई के थे। तो बहुत मजा आया उनके साथ काम करके, और आज भी मैं उन लम्हों को याद करके बड़ा खुश रहता हूँ। जी जी। और बड़ा लकी फील करता हूँ कि मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया और एक अलग अलग तरह की फिल्म बनाने का मौका मिला। आज भी वो फिल्म कहीं ना कहीं चल रही है। अच्छा। कभी कलर्स बांग्ला में लगती है। अच्छा। कभी वो किसी थिएटर में चलती है, तो वो एक बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। मैं बंगाल में भी जाता हूँ तो कहीं वो गाने बज रहे होते हैं, किसी रेडियो स्टेशन से, किसी ऑटो में, किसी टैक्सी में, तो अच्छा लगता है वो। तो जयदेव जी, जैसे फिल्में तो हमारे मनोरंजन का जरिया है ही, और हमें कल्पना की दुनिया में भी ले जाती हैं। बंगाली सिनेमा की अगर हम बात करें तो अपने समय से बहुत आगे की कुछ फिल्में बनी है बंगाली सिनेमा में। हमने देखी है सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली की बात हम करते हैं, या हीरक राजार देशे, जिसमें उत्पल दत्त साहब ने हीरक राजा का बहुत ही सशक्त अभिनय किया था। और इसके अलावा जैसे मेघे डाका तारा बहुत ही प्यारी फिल्म थी, चारुलता हो गई, जलसा घर हो गई, और अनुरानंद, ये जैसी बहुत सारी फिल्में जो समय से बहुत आगे की फिल्में थी। तो आप अपनी फिल्म को इन फिल्मों के बीच में कहाँ पाते हैं, क्योंकि आपकी वो एक पहली फिल्म थी, और बंगाली सिनेमा की दृष्टि से मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, ऑनेस्टली बंगाली फिल्मों का जो पतन हुआ है वो मतलब लास्ट 10-15 साल में, 20 साल में स्तर बहुत गिरा है। और जो साहित्य में फिल्म बनती थी पहले, साहित्य पर आधारित जो फिल्में बनती थी, जैसे आपने सत्यजित रे साहब का नाम लिया और मृणाल सेन का नाम लिया है, जब बड़े बड़े जो फिल्में ऋतिक घटक का नाम लिया, तो वो वक्त में क्या था कि फिल्में जो थी वो नॉवेल्स पे आधारित होती थी, और वो कहीं ना कहीं साहित्य पे बेस्ड होती थी, और कहीं ना कहीं वो जिंदगी से जुड़ी होती थी। फिर सडनली एक दौर आया जब कमर्शियल एस्पेक्ट्स ने घेरा सब लोगों को कि भाई फिल्में सरवाइव कैसे करेंगी, कि भाई हमको इंडस्ट्री में सरवाइव करना है, तो सर्वाइवल के लिए हमको कमर्शियल एस्पेक्ट देखना पड़ेगा कि फिल्म शुड बी सेलेबल। तो फिर क्या हुआ, साउथ की रीमेक बननी शुरू हो गई, कई फिल्में और बाहर से आ गई, है ना, जो जिनका लैंग्वेज शायद बंगाली था, लेकिन उनका पूरा जो बैकग्राउंड है वो साउथ की फिल्मों की तरह था। अच्छा। वैसे ही एक्शन, वैसे ही वो। तो इस तरह से वो फिल्में से कंपैरिजन नहीं कर सकते आज के डेट में किसी भी फिल्म का जो आज से 30 साल पहले बन चुकी है, क्योंकि 20-25 साल से फिल्मों का पैटर्न चेंज हो गया, बंगाली फिल्मों का पैटर्न खास तौर पे, और हिंदी का भी आज साउथ से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। आप देखती हैं कि साउथ की सारी फिल्में यहाँ डब करके भी चल रही हैं, और जो पुरानी पिक्चर भी कुछ है बनी है वो सब रीमेक है। कितनी हिट फिल्में हैं जो रीमेक बन चुकी हैं। तो वो एक जो ओरिजिनलिटी है फिल्मों की वो रही नहीं पहले जैसे। तो मेरी फिल्म को तो मैं डेफिनेटली कंपेयर नहीं कर सकता मैं उन फिल्मों से जिनका आपने नाम लिया है, लेकिन हाँ एज ए कमर्शियल फिल्म मेरी फिल्म बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, और लोगों ने सराहा, आज भी लोग देखते हैं। कई कुछ एक्शन सीक्वेंसेस, जैसे केबल का एक्शन फर्स्ट टाइम मैं लेकर आया 2003 साल में, तब केबल नहीं था पॉपुलर। तो ऐसे कुछ मैंने गिमिक्स भी किए हैं फिल्म में, और गाने, क्योंकि बप्पी दा का म्यूजिक था तो सुपर हिट गाने थे। तो इस तरह से फिल्म अपने आप में एक सक्सेसफुल कामयाब फिल्म थी, लेकिन कंपैरिजन मैं डेफिनेटली नहीं करना चाहूंगा। जी। तो चलिए, आपकी फिल्मों की बातें जो है चर्चा जारी रहेगी, पहले एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का। जी हाँ, ये एक सॉन्ग है मेरे दिल के बहुत करीब, जिसको कंपोज किया है मदन मोहन साहब ने। अरे वाह। और फिल्म है मौसम। अच्छा। और फिल्म का जो मुखड़ा है वो दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। क्या बात है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर
जयदेव जी, आपकी पसंद का गीत हमने सुना, बहुत ही खूबसूरत गीत था ये, और हमें ये भी पता चला है कि आप गाने का भी शौक रखते हैं। आगे जब आपसे हम बातचीत करेंगे तो एक गीत भी आपसे सुनना पसंद करेंगे। जी हाँ, गुनगुना लेते हैं, कभी कभार गुनगुना लेते हैं। फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि आपको अलग अलग भाषाओं में फिल्में बनाना बहुत पसंद है ना? शायद इसीलिए आपने बंगाली के अलावा नेपाली फिल्म भी बनाई, सरगम के नाम से जो ये फिल्म थी। तो जीएल साहब ने इसे प्रोड्यूस किया था, और ये नेपाली फिल्म बनाने की आपने कैसे सोची? नेपाली आपको आती थी भाषा, जो बैकग्राउंड है नेपाली का, नेपाली सिनेमा जो है, ये सब किस तरह से आपने मैनेज किया? देखिए, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया है। हमारे एक दोस्त हैं दीपराज राणा, वो काफी मशहूर एक्टर हैं, बॉलीवुड के भी और टेलीविजन में भी। तो वो नेपाल से बिलोंग करते हैं बेसिकली। तो वो, क्योंकि उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया, तो उन्होंने एक बार एक ऐसी हमारे चर्चा में ऑफर दे डाला कि भाई आप कुछ एक नेपाली फिल्म बनाएंगे। अच्छा, क्योंकि मुझे शुरू से कई लैंग्वेजेस मैं जानता भी हूँ, और मैं पढ़ा हूँ गुरु नानक अकेडमी में। तो मैंने गुरुमुखी सीखी है क्लास 8 तक। अच्छा। लिखना पढ़ना भी आता है मुझे। तो मैं बंगाली हूँ, और लिखना पढ़ना मैंने पंजाबी गुरुमुखी में सीखी है। इंग्लिश हिंदी तो भाषा है ही है। और हमारे देहरादून में क्योंकि गढ़वाल है, और तो गोरखाली भी बहुत रहते हैं वहाँ, नेपाली गोरखाली। तो हम लोगों को काफी लैंग्वेजेस वहाँ आती हैं इस तरह से। तो इस तरह से मुझे थोड़ी सी नेपाली भी अच्छी मात्रा में आती है। तो मैंने जब उनसे कहा कि भाई हम कर सकते हैं, मुझे आई नो द लैंग्वेज वेरी वेल, तो फिर हमने एक स्क्रिप्ट पे काम किया। हम काठमांडू गए लोकेशन देखने। अच्छा, और बहुत खूबसूरत हमने वादियों में शूट किया, और वहाँ की एक बड़ी मशहूर हीरोइन है संजीता लुटेल, तो उनके साथ, और एक शिवा शिष्टा करके पुराने एक्टर हैं उनके साथ, और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं शंभुजीत बासकोटे, तो वो भी बहुत मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो एक टीम बन गई हमारी। तो हमने कहा भाई करेंगे इस काम को। फिर हम लोगों ने एक शेड्यूल बनाया, हम लोगों ने कुछ 25-30 दिन का। लेकिन उस दौरान क्या था कि माओवादियों का काफी जोर चल रहा था, जिसकी वजह से हमको कुछ दिक्कतें आई, प्रॉब्लम्स आई। लेकिन फिर भी हम लोगों ने, क्योंकि म्यूजिक बहुत अच्छा था, तो वो म्यूजिक ने एक तरह से हमको इंस्पायर किया कि हम लोगों को ये फिल्म बनानी चाहिए। और वो फिल्म बनी, और आज भी वो फिल्म के गाने आप अगर कभी काठमांडू जाएंगे तो वो आपको सुनने को मिलेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो लोगों में बहुत प्रचलित हुए, और लोगों ने देखा, सराहा भी गानों को और पिक्चर को। तो इस तरह से वो एक नेपाली फिल्म हमारे से बन गई उस दौरान। यानी कि हंसी हंसी में ही वो जी हाँ, वो जिस तरह से पड़ोसन फिल्म के बारे में कहा जाता है कि वो हंसते खेलते ही बन गई थी, खूबसूरत फिल्म की पड़ोसन। बिल्कुल। तो ठीक इसी तरह से कुछ चीजें, कुछ जिंदगी में ऐसी होता है, कई चीजें हो जाती हैं, घटनाएं हो जाती हैं, हम प्लान नहीं करते हैं। तो उनमें से ये नेपाली फिल्म भी ऐसी थी कि जो मैंने कभी प्लान नहीं, कभी सोचा भी नहीं। इनफैक्ट बंगाली भी नहीं सोचा, क्योंकि मैं नॉर्थ को बिलोंग करता हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन देहरादून। तो हमने कभी नहीं सोचा कि हम बंगाली फिल्म बनाएंगे, दो इट्स माय मदर टंग। लेकिन वो हो जाता है कई बार ऐसे वाकया, जैसे अभी बीच में मराठी फिल्म का एक दौर चल रहा था, तो मुझे कई 1-2 ऑफर्स आए, एंड आई वांटेड टू डू इट, बिकॉज महाराष्ट्र को ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर मैंने सब कुछ पाया है, इसको जिया है, तो इसको मैंने जिया है, और लैंग्वेज में मैंने बहुत खूबसूरती देखी इस लैंग्वेज के अंदर। तो मैं, और कल्चर भी बहुत रिच है, मराठी कल्चर इज वेरी रिच। तो मैं चाहूंगा इन फ्यूचर में हो सके तो कोई फिल्म बनाऊं, जरूर बनाऊंगा। तो सर जयदेव जी, नेपाली फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो 60-61 साल पुरानी है लगभग, ऐसा हम मानते हैं। और आज के वक्त में नेपाली फिल्म इंडस्ट्री भी करोड़ों का व्यापार कर रही है, क्योंकि काफी फिल्में बनती हैं। तो नेपाल का संगीत भी बहुत शानदार है, और कहते हैं कि तिब्बत और हमारा जो देश भारत है, वहाँ की संगीत शैलियों ने नेपाली संगीत को काफी प्रभावित किया है। आप क्या मानते हैं? देखिए, नेपाल जो है वो शुरू से ही म्यूजिक में लीड करता रहा है। अगर आप आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन साहब का म्यूजिक सुनिए तो उसमें मादल बोल के एक इंस्ट्रूमेंट आता था, जो एक्चुअली में नेपाल का ही इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा। तो नॉर्थ ईस्ट पूरा जो है, जैसे जो हम 7 हिल्स कहते हैं, जैसे वो असम बेल्ट हो गया हमारा, मणिपुर, त्रिपुरा, है ना, गैंगटॉक, वो सब एरिया है, नेपाल, वो पूरा एरिया बहुत म्यूजिकल एरिया है। वहाँ के लोगों को बहुत मधुर, मतलब उनका जो मेलोडी है वो दैट इज ऑफ अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। तो इसलिए, क्योंकि मैं म्यूजिक लवर हूँ, तो मुझे सबसे पहले जो अट्रैक्ट किया वो वहाँ का म्यूजिक है, क्योंकि कानफाड़ू संगीत नहीं है ना? नहीं है, बहुत सूदिंग संगीत है, और बहुत ही सूदिंग भाषा भी है, बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है। तो यही शायद वजह रही होगी कि हम लोगों ने सोचा कि चलो हम कुछ बनाते हैं इसमें, और हम कामयाब भी हुए।
उसको बनाने में, उसको रिलीज करने में। जी, तो ये तो हुई आपकी फिल्मों की बातें। आपने बहुत सारे सीरियल्स भी बनाए हैं और आगे भी हम बात करते रहेंगे आपके जो प्रोडक्शंस में काम हुए हैं, आपके नेतृत्व में जो काम हुए हैं। फिल्मों के साथ साथ आपने कई टीवी सीरियल्स भी डायरेक्ट किए हैं। सबसे पहले इस पर बात करना चाहूंगी विक्रम और वेताल की कहानियों पर, जिन्हें हम अपने कॉलेज के दिनों में जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे देखा करते थे और बड़ा पसंद किया करते थे, और आज भी हम उन्हें देखते हैं तो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं उस सीरियल को देखकर, इस तरह की कहानियों को देखकर। तो आप विक्रम और वेताल की कहानियों पर काफी काम कर रहे हैं, इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि किस तरह का ये काम है, आज दर्शक वर्ग का आपको रिस्पॉन्स क्या मिलता है? विक्रम बेताल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमने कभी चंदा मामा बोल के एक मैगजीन में पढ़ा करते थे हम लोग जी। 2 पेजेस आता था। तो बचपन से ही मैं बड़ा इम्प्रेस होता था इन तरह की जो कहानियां हैं जिसमें थ्रिल है, जिसमें सस्पेंस है। ये कहानी भी कई दशकों में कही जा चुकी है, क्योंकि पहली जो विक्रम बेताल बनी थी वो रामन सागर साहब ने बनाई थी और वो बहुत मशहूर रही। सज्जन साहब थे उसमें, और वो जो उनका डायलॉग था कि तू बोला और मैं गया, तो वो डायलॉग जो है वो उसकी यूएसपी थी रादर, तो आज भी वो चली आ रही है। फिर उसके बाद 2010 में इन्होंने एक बनाई विक्रम बेताल कलर्स के लिए, सागर आर्ट्स नहीं बनाई, जिसका निर्देशन भी मैंने ही किया। अच्छा। तो उसमें तरुण खन्ना थे और हमारे बदरुल इस्लाम थे उसमें, तो उन्होंने ये विक्रम और वेताल की भूमिका निभाई थी। और उसकी कहानियां में सबसे अच्छी बात यह है कि हर कहानी में एक नया मॉरल है, एक नई जो है लोगों को सीख है ना। वो कहानियां कभी पुरानी हुई नहीं, वो टाइमलेस है। हाँ। वो कहानी टाइमलेस है, तो वो कहानियां आज भी आप देखती हैं तो एंजॉय करती हैं, क्योंकि हर कहानी में एक न एक मॉरल टीचिंग है, और किस तरह से विक्रम जो है वो बेताल पे काबू पाना चाहता है और किस तरह से हर बार जो है बेताल छूट के चले जाता है। तो वो जानते हुए भी ऑडियंस बैठ के देखती है, क्योंकि वो जानती है कि किस तरह से ये बेताल विक्रम को घेरेगा और कौन से वाकये पे और कौन से कहानी पे घेरेगा। ये देखने का मजा आज भी लोग जो है लुत्फ उठाना चाहते हैं। बिल्कुल, वो थ्रिलिंग जो है आज भी बरकरार है। तो उसके बाद फिर वो वापस बनी, हम लोगों ने वापस शायद अभी 2000 कोरोना से पहले 2018 या 19 को हम लोगों ने एक और विक्रम बेताल बनाया एन टीवी के लिए। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, उसमें मकरन देशपांडे कर रहे थे बेताल का रोल जो है, तो वो भी बहुत मजेदार कलाकार हैं, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से उसको निभाया रोल को, और मुझे बहुत मजा आया निर्देशन में, बिकॉज उसकी शूटिंग जो है वो नायगांव में होती थी, तो लगातार जो काम का एक फ्लो रहता था और जो लोकेशंस हम लोगों को मिलती थी वहां पर आसपास के गाँव में, तो वो भी मतलब बहुत एक मेमोरेबल एक इंसिडेंट है हमारी लाइफ याद से जुड़ी है, जिसे आप भुला नहीं पाता। बिल्कुल। और दूसरी बार एक ही शो को दोबारा करना, तो वो अपने आप में एक थ्रिल देता है कि ना, चैलेंज भी हो जाता है और नॉस्टैल्जिक भी होता है कि हम ये कर चुके हैं लेकिन एक नई तरीके से नया प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, है ना। तो वो एक नया तरह का एक थ्रिलिंग एक चैलेंजिंग होता है हमारे लिए। बिल्कुल एक एग्जाम की तरह लगता है मुझे। बिल्कुल, और ऐसी परीक्षा जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और जब आपको दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिलता है तो फिर सोचिए आपकी एनर्जी कितनी बढ़ जाती है। 100%। आप लोगों के भी, आपके जो श्रोता हैं, यही आपकी एनर्जी, जब आपको ये मिलते हैं कहीं सड़कों पे या कहीं पर फोन पर, तो आपसे जरूर जिक्र करते हैं हमने आपका ये विविध भारती में प्रोग्राम सुना है, तो ये जरूर हमें भी लगता है कि हमारी मेहनत जो है साकार सफल हो गई। तो बिल्कुल, बहुत ही ऐसा काम है जिसमें हम रात दिन लगे रहते हैं, और जब उसकी सफलता हमें दिखती है तो हमारी ईमानदारी जो हम दर्शाते हैं उस पर हमें गर्व होता है कि हमने एक ईमानदार प्रयास किया है और वो सफल हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये। तो विक्रम और वेताल को तो आज भी हम देखते हैं तो वही बचपन वाली, वो स्टूडेंट लाइफ वाली थ्रिलिंग रहती है, वही भाव आता है। कहीं नहीं लगता कि आज हम उतने मैच्योर हो गए हैं, वही बचपना याद आ जाता है उन कहानियों को देखते हुए। मैं तो चाहूंगा कि इस पे फीचर फिल्म भी बनाएं कभी फ्यूचर में। मैंने कुछ लोगों को प्रपोजल दिया भी है, अब देखते हैं कि, क्योंकि आजकल दौर चल निकला है वापस कॉस्ट्यूम्स का, तो हम चाहेंगे इस पे फिल्म भी बने और दर्शक देखें, इसको एंजॉय करें थिएटर्स में आकर। तो चलिए अब आपकी पसंद का एक गीत एंजॉय कर लेते हैं। जी हाँ, एक गाना मेरे दिल से बड़ा जुड़ा हुआ है, इसे आप गा के सुनाएंगे तो और अच्छा लगेगा। गाना यही है कि बस एक लाइन हम गुनगुना देंगे जी, क्योंकि ये क्या है, एक जीवन का फलसफा भी है कि हम लोग जब भी निराश होते हैं या कभी भी लगता है कि भाई ये जो वक्त है वो दोबारा नहीं आएगा, तो कई बार हम इस गाने को सभी गुनगुना लेते हैं। वो गाना कुछ ऐसा है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं
आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
नहीं है यूं ही वक्त चलता ही रहता है रुकता नहीं एक पल में ये आगे निकल जाता है आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते। जयदेव जी, हम चूंकि बात कर रहे हैं आपके टीवी सीरियल्स को लेकर, आपके अलग अलग चैनल्स पर बहुत सारे सीरियल्स आए हैं। हम बात करना चाहते हैं द ग्रेट मराठा की। ये भी लोगों को बहुत पसंद आता है सीरियल। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे भी ये बेहद पसंद है। तो इसमें कुछ एपिसोड्स का डायरेक्शन आपने किया है, तो ये काफी पसंद भी किया गया है लोगों के द्वारा। इससे जुड़ी कोई खास बातें, कुछ खास यादें कि किस तरह से ये मिला आपको सीरियल और किस तरह से आप इसे डायरेक्ट करते हैं? क्योंकि पौराणिक कथाएं हैं, उसको निकालना, उसको डायरेक्ट करना बहुत ही हिस्टोरिकल सीरीज। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हैंडल विद केयर, मतलब इसको सावधानी के साथ आपको करना है। बिल्कुल बिल्कुल। द ग्रेट मराठा एक लाइफ का मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस था विच एक्चुअली चेंज्ड माय लाइफ। क्योंकि मैं फिल्मों से आया था टेलीविजन करने के लिए और मेरे लिए एक नया माध्यम था। हालांकि सब चीजें वही थी, वही कैमरा थे, लाइट्स थे, लेकिन उसका कुछ लेवल अलग था। संजय खान साहब ने मुझे वो कैनवस दिखाया कि हम लोगों ने प्रैक्टिकली सेट्स पर 150 घोड़े जी और समझ लीजिए कि 50 कैमल्स, 10-10 हाथी और 2,500 लोगों के साथ शूटिंग की, जो शायद आज के डेट में संभव नहीं है। जी। आज लोग वीएफएक्स का और इसका सहारा ले लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने फिजिकली वो चीजें देखी। तो हमारा विजन बहुत बढ़ा उस शो को करने के बाद। और एज ए डायरेक्टर मैं इसलिए ग्रो किया क्योंकि संजय खान साहब ने मुझे उसमें फर्स्ट टाइम ब्रेक दिया, जबकि मेरे सीनियर्स वहाँ मौजूद थे, लेकिन वो लोग रिस्क नहीं ले पाए। संजय खान साहब ने मेरे से पूछा आप करोगे? मैं छोटा सा, मुझे क्या उम्र, मेरी 24 साल उम्र थी शायद। तो मैंने कहा करूंगा, मैं तो करने ही आया हूँ, मैंने मना नहीं किया। और अगले दिन जब मैं सेट पे पहुंचा तो मेरे सामने शाहबाज खान जी खड़े हुए हैं, मुकेश खन्ना जी खड़े हुए हैं, पंकज धीर जी खड़े हुए हैं। तो उस जमाने के मतलब दिग्गज थे ये लोग, है ना, फरीदा जलाल मैम खड़ी हुई हैं, तो वो दिग्गज लोग थे। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस भी कम नहीं था। मैंने उनके साथ काम किया, उनको डायरेक्ट किया। बहुत बड़ी बात सर, बहुत हिम्मत की बात है ये। हिम्मत की बात थी। और संजय खान साहब ने सपोर्ट किया मुझे। वो शायद हो सकता है कि होता है ना कि अटैचमेंट होता है, मैं बाकी सब असिस्टेंटों में से सबसे ज्यादा करीब उनके रहा हूँ, तो उनको एक भरोसा भी था कि ये कर जाएगा। तो जब वो आए लौटे दिल्ली से 5-6 दिन के शेड्यूल के बाद, जब मैंने कर दिया तो शुरू में मैं बड़ा घबराया कि पता नहीं उनको समझ में आएगा, पसंद में आएगा कि नहीं। लेकिन बाद में उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया मुझे, उन्होंने कहा भाई आप आगे भी एपिसोड्स भी करो आप। तो वो मेरी शुरुआत थी, वो एक टर्निंग पॉइंट था। और क्योंकि वो हिस्टोरिकल सीरीज था, उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सी बातें थी, बहुत से इंसिडेंट्स थे जिनको हम लोगों ने बाद में स्क्रीन प्ले में और उसमें डायलॉग्स के थ्रू हम लोगों ने लोगों को बताया। तो वो एक बड़ा नायाब सा एक्सपीरियंस था जिसे शायद सारी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा। और कई जगह मैं सोचता हूँ कि आज मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, शायद वो शो का एक मेरा बेस रहा होगा कि मैं आज ये काम कर पा रहा हूँ। जी। और 365 दिन की लगातार शूटिंग ने ना एक तपा दिया सोने को, आप यूं कह ही लीजिए। बिल्कुल। हमारे पास वक्त नहीं था वहां पर, हम लोग प्रैक्टिकली हर रोज शूट करते थे। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक शूटिंग चलती थी। तो आप लकी रहे, हम आपसे ये कहेंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में इस तरह से काम करना बड़ा मुश्किल है। लोगों के चप्पल घिस जाते हैं, पूरी जिंदगी बीत जाती है, फिर भी काम नहीं मिलता है। सही में मैं ये कह सकता हूँ कि परमेश्वर की असीम कृपा रहे कि आज मैं जो भी कुछ कर पाया हूं, तो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी ब्लेसिंग्स थी, हमारे बड़ों की, हमारे दोस्तों की, कि आज मैं यहां पहुंच पाया हूं कि इतना काम कर सका मैं उनके। और आपकी मेहनत है कि आप इतना लंबा सफर तय कर रहे हैं। मेहनत तो क्या, पैशन है सबसे ज्यादा। मैं आपको बताऊं, आज भी वो पैशन खत्म नहीं हुआ है। आज वो पैशन बल्कि बढ़ गया है वक्त के साथ कि मैं और कुछ और बेहतर कुछ करूं। कर सकता। तो इस तरह के सीरियल करते समय क्या खतरा रहता है? क्योंकि ये कहानी जो हिस्ट्री से जुड़ी होती है, इसमें
समय थोड़ा सा भी चेंज होते ही जो है पब्लिक का रिएक्शन जो है वो कई बार बहुत एग्रेसिव हो जाता है। हमारे साथ हुआ है एक वारदात ऐसे ही कि कुछ ट्रक भर के 2-3 गांव से लोग आ गए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन किसी एक राजा को आपने लुटेरा बता दिया, जबकि वो हमारे राजा थे, वो लुटेरे नहीं थे। तो अब क्योंकि हमारे राइटर साहब ने कुछ ऐसा कंसीव किया होगा तो फिर हमको वो लाइन चेंज करनी पड़ी। फिर संजय खान साहब ने कहा नहीं, इनको चेंज करके अभी जो नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे तो वो नहीं पाएंगे आप। तो हमको वो करना पड़ता है, जैसे आपके लिए श्रोता है हमारे लिए दर्शक है। बिल्कुल सही है ना, एक शब्द गलत जाते ही जो है हजारों रिएक्शन आ जाते हैं और एक गलत मैसेज चले जाता है लोगों को। और खासतौर पर जब आप इतिहास बता रहे हैं तो आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, फिर आपको इतिहास से जुड़ के और इतिहास के शोध कार्य में लगना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये समझें कि दुनिया को एंटरटेन करना है तो उसके नाम पर हम किसी भी तरह की ये बेईमानी नहीं कर सकते। इसमें इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों साथ में चलाना पड़ेगा हमको। जी। तो जयदेव जी, आपके बारे में जब पढ़ रही थी तो बड़ा मुझे हैरत हो रही थी कि आपने बहुत रिस्क उठाई है, इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ, और अर्ली एज में, बहुत छोटी उम्र में। आपने जैसा कि कहा मैं 24 साल का था तब मैं द ग्रेट मराठा कर रहा था, बहुत बड़ी बात है। हमारे एक बड़ा दर्शक वर्ग जो है पौराणिक धारावाहिकों को भी देखना पसंद करता है। आपके सीरीज जैसे महिमा शनिदेव की, जय माँ दुर्गा, जय जय बजरंगबली और नई रामायण, और अभी हाल ही में काकभूसुंडी रामायण, तो ये इतने सारे आपने पौराणिक सीरियल बनाए हैं। इनको बनाते समय क्या फीलिंग्स रही, कैसे आपको मिले, और वही बात जो मैं कहती हूँ कि इन पौराणिक धारावाहिकों का समाज पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, कुछ चीजें डिवाइन इंटरवेंशन के बिना हो ही नहीं सकती हैं, मेरा मानना है। हाँ। और जब भी कभी हम लोगों ने पौराणिक और वैदिक हमारे जो शास्त्रों में और हमारे जो डिवोशनल किताबों में लिखा गया है उन पे हम लोगों ने कोई धारावाहिक बनाया है तो हमें कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा जरूर मिली है। क्योंकि हम लोगों ने जब स्क्रिप्ट बनाया और जब हमने शूट किया तो एक अजीब सा हमने देखा कि वहां पर एक अलग से एक ऑरा क्रिएट हुआ। वो ऑरा हमने नहीं क्रिएट किया, वो ऑरा ऑटोमेटिकली शायद उस लेखनी का था, शायद उस कहानी का वो वजन था। मैं यही कहता हूँ कि रामायण हर दशक में बनाई जा सकती है, नई टेक्निक के साथ, नए कलाकारों के साथ और नए थॉट के साथ, लेकिन कहानी आपकी वही रहेगी। आप कहानी से खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप कहानी नहीं बदल सकते। जैसे काकभूसुंडी रामायण में हम लोगों ने अनसुनी कथाएं बताई है। अच्छा। तो कई अनसुनी कथाएं हैं, जैसे जो वाल्मीकि रामायण, जो आपको आनंद रामायण, जो तुलसी रामायण, कई रामायण को हम लोग जो शोध कार्य करके जो हम लोगों ने ढूंढ के निकाला है वो हम लोगों को कहीं ना कहीं इंस्पायर करती है कि आप नई चीज ऑडियंस को दिखाएं। क्या दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, क्या दे रहे हैं, इसमें नया क्या दे रहे हैं, क्योंकि रामायण तो बन चुकी है। देखिए, रामायण तो रावण सागर साहब बना चुके हैं आज से कई साल पहले, 40 साल पहले, तो उनसे कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या नया बना सकते हैं, और बनाया भी है लोगों ने, अच्छी चीजें भी बनाई है। पुरानी चीजों को लेके जब नई चीजें बनी हैं तो कई बार लोगों ने अच्छा काम किया है और ऑडियंस भी बदल रही है। देखिए, हमारी जनरेशन हर दशक में बदलती है। हमारी जो जनरेशन, हमारे फादर की जनरेशन थी, हमारी जनरेशन, हमारे बच्चों की जनरेशन, उनके बच्चे जो हो रहे हैं, तो वो बदलते जा रहे हैं और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इन चीजों को। लेकिन वो जो पौराणिक मान्यताएं हैं हमारी, जो हमारी कहानियों में जो ओरिजिनलिटी, हम उसको ना चेंज करें, इसका हम जरूर ख्याल रखते हैं। बिल्कुल, वो उसको बरकरार रखते हुए हम नया क्या दिखा सकते हैं, हम उसकी कोशिश हमेशा करते हैं। अब जैसे रामायण की अगर हम बात करें तो रामानंद सागर साहब ने जो बनाई थी उसमें सादगी थी और बहुत ही सत्यता के करीब थी वो भी। और अब जो है आप जो बना रहे हैं वो एक नई तकनीक के साथ उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स भी हैं, भव्यता है, ग्लैमर है, तो कुछ नाटकीयता भी कई बार थोड़ा अधिक हो जाती है आज के सीरियल्स में, जो दिखानी जरूरी भी होती है, मुझे लगता है। नहीं, देखिए, ड्रामेटिक सीक्वेंसेस तो आने जरूरी भी हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द एसेंस, क्योंकि आपका एक एसेंस आप कभी मिस आउट नहीं कर सकते हैं। तुलसी रामायण को हम लोग कभी भी डेविएट नहीं कर सकते, है ना। हम लोग एलाबोरेट कर सकते हैं। भाई, किसी कोई सिचुएशन है, अगर हम कैकई का को भवन का कोई हम सीन अगर पिक्चराइज कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा उसको एलाबोरेट कर लिया हो, लाइटिंग से या वीएफएक्स से, है ना, या बैकग्राउंड म्यूजिक से, लेकिन उसका जो एसेंस है वो तो वही रहेगा कि वो दशरथ को उनको कन्विंस करना है कि भाई राम को
वनवास भेजिए, तो वो तो कहीं का आपका तो रोल वही रहेगा, लेकिन हम उनको चेंज करते हैं इस तरह से। वो यही हमारा जो है एक तरह का यूं कहिए कि नया प्रेजेंटेशन है। जी हाँ, तो ये नए वक्त की रामायण हो जाती है, नए वक्त की रामायण हो जाती है, नए तरीके से कहा जाता है इसको। जी, बहुत ही खूबसूरत वो आप इसको बना रहे हैं और हमने भी देखा है, काफी अच्छा लगता है देख के। ये टीम वर्क है हमारा पूरा, हमारे जो जितने भी प्रोडक्शन में हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, हमारे टीम है, हमारे शिव सागर जी प्रोड्यूसर हैं हमारे इनके, और जितने भी हमारे टीम से जिनका भी एसोसिएशन रहा है, राइटर्स से लेकर डायरेक्टर्स से लेकर, वो सब हम लोग जो है पहले डिस्कशन करते हैं शूटिंग से पहले, कई महीनों डिस्कशंस होते हैं, उसके बाद स्क्रिप्ट लिखी जाती है, स्क्रिप्ट पे काम किया जाता है और तब जाके वो शूट होता है। क्योंकि स्क्रिप्ट तो सबसे बड़ी है ना बात, जरूरी सबसे वही। तो क्या कभी ऐसा होता है कि एक डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर के बीच में कभी कुछ वाद विवाद हो जाता है या असहमतियां हो जाती हैं? बहुत बार होता है, क्योंकि देखिए क्रिएटिवली हम लोग कभी भी ना सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है कि सीन अच्छा होता है, इंफॉर्मेटिव है, लेकिन उस सीन में इमोशंस नहीं है, उस सीन्स में जुड़ाव नहीं है, जान नहीं होती, तो हम लोग उसको बदलने की कोशिश करते हैं एज ए डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर जो होता है वो नरेटर होता है। देखिए पेपर पे तो राइटर लिख सकता है, लेकिन ऑन स्क्रीन दिखाना वो डायरेक्टर का काम होता है, तो वो उसको समझ में आता है कि इसमें मैं ऐसे लाइटिंग करूंगा, मतलब कल्पना आपकी है, बिल्कुल, इसमें मैं ऐसे ट्रॉली चलूंगा। इसलिए डायरेक्टर्स का माध्यम है ये, डायरेक्टर्स मीडियम इसलिए है क्योंकि एक डायरेक्टर जो है वो उन चीजों को लेकर चलेगा, तब जाके वो पर्दे पे दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो चलिए अब आपकी कल्पना का कोई गीत सुन लेते हैं जो आपको बहुत पसंद हो। जी, यूं तो कई गाने हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, और उनमें से एक गाना, क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी जिसमें मैं असिस्टेंट था, साजन, उस फिल्म का ये गाना है, जिए तो जिए कैसे, जो पंकज उधास साहब ने गाया था। अरे वाह। क्योंकि मैं उनको जुहू होटल में इस गाने के लिए शूटिंग में बुलाने जाया करता था। अच्छा। और उधास साहब जो है बहुत धीरे धीरे चला करते थे, तो उसके लिए मुझे कई बार डांट भी खाना पड़ता था अपने डायरेक्टर का, इतनी देर क्यों लग गई। तो उधास साहब को लोकेशन में आने में और मेकअप रूम से आने में वो वक्त लगता था, टाइम, तो इसलिए ये गाना मैं भूलूंगा नहीं जीवन में। ये सुना दे दर्शकों को तो बहुत अच्छा रहेगा। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं
जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। अभी आपने सुनी फिल्म, टेलीविजन सीरियल और डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक जयदेव चक्रवर्ती से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। ये इस बातचीत का पहला भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता और प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज।